नमस्कार दोस्तों, मैं सुशील आप सभी का एग्जाम जॉब एक्सपर्ट पर स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी को ये आर्टिकल का सेशन बहुत बढ़िया समझ में आ रहा होगा। किसी भी तरह की कोई दिक्कतें परेशानी आप सभी को नहीं होगी। तो स्टार्ट करते हैं आज के अपने सेशन को। और आज का जो सेशन होगा वो अपना किसका सेशन है? आर्टिकल का सेशन। और आर्टिकल क्लास नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। वैसे आज ठंड वगैरह बहुत लग रही, तो आर्टिकल का सेशन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। आ जाओ हम लोग समझते हैं, सीखते हैं, जानते हैं आज का आर्टिकल का थर्ड सेशन नंबर 3 में क्या है खास और क्या है, कितनी चीजें हैं पढ़नी है। अगेन आप सभी का एग्जाम जॉब एक्सपर्ट पर स्वागत है। एग्जाम जॉब एक्सपर्ट पर स्वागत है। ये हमारा ऐप है। इस ऐप पर आप सभी इसे ऑनलाइन में जाकर के देख सकते हैं। यहाँ पर आपको वो सारी चीजें मिलेंगी, जो भी चीजों की आपको नीड है, जो भी चीजों की आपको आवश्यकता, वो सारी चीजें आप सभी को यहाँ पर मिल जाएंगी। जीत की तरफ पहला कदम, ये 50K प्लस आवर्स ऑफ वीडियो कंटेंट इसमें मिलेगा। मेरा कंटेंट, करंट अफेयर्स, फास्ट डाउट सॉल्विंग, वो सारी चीजें यहां पर मिलेंगी। जो भी चीजों की आप सभी को नीड है, एक विद्यार्थी को नीड होती है, वो सारी चीजें यहां पर आप सभी को मिल जाती हैं। तो स्टार्ट करते हैं आगे अपने सेशन को। इसमें टोटल हम लोग अगर बात करें तो टाइप नंबर 4 तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। टाइप नंबर 5 से हम स्टार्ट करना चाहेंगे, मतलब टोटल 56 क्वेश्चंस हो चुके थे। 57 से हम सभी स्टार्ट करना चाहेंगे और 57 से हम सभी समझना और पढ़ना और क्या जानना चाहेंगे। आप ये बताओ कि 57 में क्या है? तो नॉर्मली हम सभी ने एक बात पढ़ा होगा कि अगर कभी भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट दिया गया हो तो उसके पहले आर्टिकल दाल लगा लो, जो कि हम लोगों ने सरासर गलत पढ़ रखा है। ऐसा हम लोगों ने गलत पढ़ रखा है कि भाई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट दिया गया हो तो आप क्या करो, दा लगा लो। ये हम लोगों ने गलत पढ़ रखा है। आप ये कह सकते हैं कि भाई जब कभी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आए और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के पहले अगर कभी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आए, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से पहले अगर कभी प्ले, लाइक और लर्न जैसी वर्ब आ जाए, प्ले, लाइक और लर्न जैसी वर्ब आ जाए, तो आप कहना कि भाई तब इसके पहले क्या लगाया जाएगा? आर्टिकल दा लगाया जाएगा। हमने क्या कहा कि भाई अगर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के पहले अगर प्ले, लाइक, लर्न जैसी वर्ब आ जाए, तब आप कहना कि भाई इसके पहले क्या लगाया जाएगा? आर्टिकल दा लगाया जाएगा। प्ले, लाइक और लर्न अगर आ जाए तब। अगर प्ले, लाइक, लर्न जैसी अगर कोई वर्ब आ जाए, तब आप क्या लगाया जाएगा? भाई इसके पहले आर्टिकल दा लगाया जाएगा। अदरवाइज इसके पहले आर्टिकल दा नहीं लगाया जाएगा। बात क्या समझ में आया आप सभी को? मेरे ख्याल से ये बात आप सभी को पहले पड़ी होगी कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के पहले आर्टिकल दा तो हम तभी लगाएंगे जब इसके पहले प्ले, लाइक, लर्न वर्ब आ जाएगा। अदरवाइज वही आसान सा तरीका है कि अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन डिफिनिट है, इनडिफिनिट है तो ए एन लगा लो। और डिफिनिट होने के केस में सिंगुलर काउंटेबल नाउन आप क्या करो? दा लगा लो। डिफिनिट होने के केस में क्या लगा लो? दा लगा लो। इनडिफिनिट है तो ए एल लगा लो, डिफिनिट होने के केस में दा लगा लो। सिंपल सी बात है, लो बन गया। तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के पहले आर्टिकल दा हम तभी लगाते हैं जब उसके पहले प्ले, लाइक और लर्न वर्ब आ जाए तब। अगर प्ले, लाइक और लर्न वर्ब नहीं आई है तो आप आर्टिकल दा नहीं लगा सकते। सिंगुलर काउंटेबल नाउन दिया गया तो उससे पहले ए एन लगा लेना। सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, दा लगा लेना। इनडिफिनिट होने के केस में ए एन और डिफिनिट होने के केस में क्या लगा लो? दा लगा लो। अब इतनी बात तो जो मेरे को लगता है आपने पढ़ी होगी। क्यों? डिफिनिट होने के केस में क्या करो? दा लगा लो। क्या हो गया? डिफिनिट होने के केस में क्या लगा लो? दा लगा लो। तो ऐसा नहीं है देखो कि कोई भी कभी भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आ जाए आप सीधा करो दा लगा लो, गलत है। ऐसा कहना गलत है कि कोई भी कभी भी कैसी भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आ जाए उसके पहले क्या करो? दा लगा लो, गलत हो जाएगा। हमने क्या कहा? वो चीज गलत हो जाएगी। ऐसा नहीं जब चाहो आप तभी लगा लो, ऐसा नहीं होता है। बात समझ में आया? क्लियर हुआ होगा आपको ये? अगर आपको ये बात समझ में आ गई है,
अगर इतनी बात आप सभी को क्लियर हो गई है तो आ जाओ आगे फिर भाई। आगे हम समझते हैं टाइप नंबर 5 को, और टाइप नंबर 5 को हम सभी सीखते हैं और समझने सीखने का प्रयास करते हैं क्या लिखा गया। देखो क्या कहा जा रहा है इसमें कि द बॉय बॉट डैश फ्लूट फॉर आरएस 5,500। अब यहां पर हम क्या कर रहे हैं कि यहां पर हमने बांसुरी को खरीदा है। क्या यहां पर कहीं प्ले लाइक लर्न है? नहीं है, नहीं है। इंडेफिनिट होने के केस में ए एल लगा लो, डिफिनिट होने के केस में दा लगा लो। आगे देखो, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया प्लेड, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया ने खेला, बजाया। अब प्ले आ गया और कोई वाद्य यंत्र है तो अब क्या करो, दा लगा सकते हो। फिर हमने कहा दिस मैन प्लेज, इस मैन ने बजाया क्या, पियानो, तो आप दा लगा सकते हो। मोती विल प्ले द वायलिन, बिल्कुल सही है, कोई गलती नहीं है। ही लर्न, अब प्ले लाइक और लर्न, प्ले लाइक और लर्न आ जाए किसी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के पहले, प्ले लाइक और लर्न किसी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के पहले आ जाए तो आप कहना क्या लगा सकते हो, दा। मतलब क्या लिखोगे, ही लर्न्स द पियानो, ही लर्न्स द पियानो। अगला देखो, दे लाइक द हारमोनियम, लाइक प्ले लाइक लर्न द हारमोनियम, कहना बिल्कुल सही है। आई बॉट, बॉट आ गया तो क्या यहां पर गिटार, ये कोई डेफिनेट है? नहीं, डेफिनेट नहीं है, इनडेफिनेट है। ये कोई डेफिनेट नहीं, ये है क्या, इनडेफिनेट है, ये कोई डेफिनेट नहीं है। अगर इनडेफिनेट है तो आप क्या लगा लो, ए। आई बॉट अ गिटार एस्टरडे, आई हैड अ हारमोनियम, मेरे पास एक हारमोनियम था। तो आपने कह दिया कि भाई ये इंडेफिनिट है और ए लगा लिया, बिल्कुल सही है। ही सोल्ड द ड्रम, अगर उसने ड्रम को बेचा तो भाई कोई डिफरेंट जानकारी तो देना नहीं चाह रहा है। अगर नहीं देना चाह रहा है तो ए लगा लो। अच्छा, दा तो वैसे भी नहीं, ड्रम ड्रम मतलब एक ढोलक होता है, लेकिन प्ले लाइक लर्न होता तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के पहले दा लगाते। बाकी इंडेफिनिट होने केस में ए एन, डेफिनेट होने केस में क्या लगा लो, था। ही गेम मी द हारमोनियम, तो आप ये बताना कि उसने मुझे हारमोनियम दिया, क्या ये डेफिनेट हारमोनियम दिया, क्या कोई निश्चित जानकारी नहीं, तो क्या करो, ए लगा लो। सी गेम मी अ हारमोनियम, आई बॉट अ गिटार विच वॉज कॉस्टली। एक बात बताना कि हमने कह दिया अगर जानकारी केवल यहां तक दी होती तो आई बॉट अ गिटार कहना बिल्कुल सही होता। हमने कहा जानकारी अगर केवल यहां तक दी होती तो आई बॉट अ गिटार कहना बिल्कुल सही होता, लेकिन कहा गया है कि मैंने उसी गिटार को खरीदा जो कॉस्टली था। मैंने उसी गिटार को खरीदा जो कि कैसा था, कॉस्टली था, मतलब कुछ डिफरेंट जानकारी देना चाह रहा है। अगर ये कुछ डिफरेंट जानकारी देना चाह रहा है तो आप कहना कि आई बॉट द गिटार विच वॉज कॉस्टली, क्या लगा लेना। अगला देखें, टाइप नंबर 6। भाई टाइप नंबर 6 में मैं आपको क्या सिखाने वाला हूं। अगर मैं टाइप नंबर 6 की आपसे बात करूं तो टाइप नंबर 6 में मैं आप सभी को यह सिखाने वाला हूं कि जो मैन हो गया, वीमैन हो गया, ये दो वर्ड ऐसे हैं, अगर इनका यूज वर्ल्ड वाइड किया जाए, ब्रॉड सेंस में किया जाए, तो इनके पहले कोई आर्टिकल्स मत लगा। बट अगर इनका यूज नॉर्मल किया जाए तो ए एन और दा तीनों लगा सकते हैं। कैसे? अगर मैंने कह दिया मैन कह दिया तो मैन कहने का मतलब यह हुआ कि अगर मैन कहने का मतलब वो पूरे संसार के मानव, चलो तो हमने क्या बताया भाई कि अगर हम बात करें यहां से तो मैन और वीमेन का मतलब अगर ऐसा हो कि पूरे मानव जाति की बात की जाए तो उस केस में कहना ब्रॉड सेंस है। उस केस में कहना कि इनके पहले कोई आर्टिकल्स वगैरह नहीं लगेगा। तो आप एक बात कहना
कि मैन और वीमेन वर्ड का यूज अगर आप सभी ब्रॉड मीनिंग में करें, मैन और वीमेन वर्ड का यूज अगर आप सभी ब्रॉड मीनिंग में करें तो भाई उनसे पहले कोई आर्टिकल्स नहीं लगेगा। मैन और वीमेन वर्ड का यूज अगर ब्रॉड मीनिंग में करें तो उनसे पहले कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। बट ने कहा बट अगर मैन और वीमेन वर्ड का यूज अगर इंडिफिनिट सेंस में करें तो ए एन लगा दो, कोई दिक्कत ना है। सिंगुलर काउंटेबल नाउन ए एन लगा दो इंडिफिनिट के केस में। बट अगर इनडिफिनिट के केस में क्या लगाएं, इनडिफिनिट केस में, लेकिन यही मैन और वीमैन को डिफिनिट बना दिया जाए तो दा लगा दो। ये तो आपने यूनिवर्सल वाली बात हो गई, मैन और वीमेन आ जाए और ये अगर डिफिनिट हो तो क्या करो, आर्टिकल दा लगा दो, लो हो गया। बात समझ में आया, क्लियर हुआ होगा। तो आप कहना कि अगर मैन और वीमेन वर्ड का यूज अगर आप सभी करो किस सेंस में भाई, व्यापक सेंस में, तो कहना कि कोई आर्टिकल इसके साथ लगने वाला नहीं है। और मैन और वीमेन का यूज अगर आप सभी करो किस सेंस में कि कोई व्यापक सेंस ना हो, मैन का मतलब मानव ही हो। देखो अगर मैन का मतलब मैन कह दिया तो मैंने कहा सारे संसार के मानव, तब कोई आर्टिकल वगैरह मतलब, जैसे हमने कह दिया मैन इज मॉर्टल, हमने कहा मानव मरणशील है, तो क्या ये निश्चित मानव मरणशील है या फिर कोई भी हो सकता है? तो भाई पूरे मानव जाति की बात हो रही है, उस केस में कोई आर्टिकल मत लगाना। लेकिन हमने कह दिया मैंने एक आदमी को देखा, ये लगा दो। मैंने उस आदमी को देखा जो आ रहा है यहां पर, डिफरेंट हो गया, दा लगा दो। बात समझ में आया? तो सुनो सुनो, सवाल को देखो। हमने क्या लिखा कि द मैन इज मॉर्टल, हमने कहा मानव जो है वो मरणशील है। तो अब ऐसा तो नहीं कि केवल भारत के ही मानव मरणशील है, बाकी के कहीं नहीं, ऐसा तो है नहीं, तो डिफरेंट जानकारी नहीं है। तो आपने कह दिया भाई यहां पे क्या करो, मैन इज मॉर्टल, अब केवल आप ऐसा करो कि मैन इज मॉर्टल, मानव क्या है, मरणशील है। मैन इज मॉर्टल, मानव क्या है, मरणशील है। फिर हमने कह दिया आई मेट अ वीमेन, वीमेन गलत होगा, मैं अगर महिला से मिला तो ऐसा थोड़ी कि मैं संसार के सारी महिलाओं से मिल रहा, हाँ। सिंगुलर काउंटेबल नाउन है और ये इंडिफिनिट है, तो आप क्या करो इसमें ए लगा लो, आई मेट अ वीमेन। हमने क्या लिखा, द मैन कैन नॉट लिव बाय ब्रेड अलोन, हमने कहा मानव मात्र रोटी खा के जिंदा नहीं रह सकता। अब ये मानव, सारे मानव की बात की जाए, पूरे मानव जाति की बात की जा रही है। अब ये सारे मानव की बात की जा रही, पूरे मानव जाति की बात की जा रही, तो आप कहना फिर दा यहां पर नहीं लगे। हमने कहा एनिमल्स डोंट हैव एज डेवलप्ड अ ब्रेन एज मैन, हमने कहा एनिमल्स के पास उतना डेवलप्ड दिमाग नहीं है जितना कि मैन के पास। तो एनिमल्स डोंट हैव एज डेवलप्ड अ ब्रेन एज मैन, तो आप कह देना कि यहां पर पूरे मानव की बात की जा रही है, किसी सिंगुलर किसी एक मानव की बात नहीं की जा रही है। तो नो आर्टिकल, इसमें कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। वीमेन इज मैंस मेट, हमने कहा जो महिला है वो मानव की संगनी होती है, सारी महिलाएं होती है मानव की संगनी, बिल्कुल सही बात है, कोई एरर नहीं है, नो एरर। इस सवाल को एक बार आप देखो, 73 को थोड़ा सा समझने की कोशिश करो, 73 और 74 को, 30 सेकंड का टाइम है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करो।
चलो कर लिया आप सभी ने। इस बात को समझा होगा आप सभी ने, क्या कहना चाह रहा है ये। आप कहना कि भाई यहां पर जो कहना चाह रहा है कि ही इज मैन हु हैज ब्रोकन माई विंडो, तो ये बताना कि ये क्या सारे मानव की बात कर रहा है? नहीं, मैंने उस आदम ही इज द मैन, ये वही आदमी है जिसने मेरी विंडो को तोड़ रखा था, तो डिफरेंट की बात कर रहा है, दा लगा दिया। द वीमेन हु लिव्स देयर इज वेरी एक्टिव, तो हु लिव्स देयर इस वीमेन के बारे में डिफरेंट जानकारी देना चाह रहा था, इस वजह से हमने दा लगाया, सही है। तो हमने कहा मैन और वीमेन वर्ड का यूज अगर कभी ऐसे के लिए किया जाए, मैन और वीमेन वर्ड का यूज कभी उसके लिए किया जाए जो कि क्या हो कि मैन और वीमेन का मतलब पूरी मानव जाति से रिलेशन रखे, तब आप कहना कि भाई उसके पहले ऐसा करना कि कोई आर्टिकल्स वगैरह मत लगाना। मैन और वीमेन का मतलब पूरी मानव जाति हो तो उसके पहले कोई आर्टिकल्स वगैरह मत लगा। लेकिन अगर मैन का मतलब मानव है तो आर्टिकल एन लगा देना। अगर सॉरी, अगर कोई सिंगुलर, अगर कोई हाँ ये वाला मानव है तो ए एन लगा देना, इंडिफिनिट है और डिफिनिट है तो लगा देना। बस इतने ही हम आपको समझाना चाह रहे हैं। आ जाओ टाइप नंबर 7 समझते हो। और टाइप नंबर 7 क्या कहना चाह रहा है मेरे भाई, बहुत ही आसान सी बात है। एक होता है सेलिंग मेथड, एक होता है सेलिंग प्राइस। अगर मैं किसी भी थिंग के, किसी भी वस्तु के सेलिंग मेथड की बात करें तो भाई वो चीज बेचता कैसे है, बेचने का क्या तरीका है, सेलिंग मेथड। अगर मैं आपसे बात करूं भाई सेलिंग मेथड की, सेलिंग मेथड की, तो भाई वस्तु बेचने का तरीका क्या है, सेलिंग मेथड क्या, थिंग मतलब सेलिंग मेथड, वस्तु बेचने का तरीका क्या है। अगर मैं कभी आपसे तरीके की बात करूं, सेलिंग मेथड की बात करूं, तो सेलिंग मेथड के लिए आप सभी ऐसा किया करो कि अगर कभी हम थिंग की बात करें तो आप लगाना क्या, सेलिंग मेथड। और सेलिंग मेथड के लिए आप सभी ऐसा करना कि बाई लगाना और दा लगाना और फिर इस उस यूनिट को लिख देना। यूनिट कहने का मतलब किलो में, डजन डजन में, टन में कैसे बेचा जाता है। अगर कभी मैं आपसे बात करूं किसकी, सेलिंग प्राइस की, अगर कभी मैं बात करूं किसकी, सेलिंग प्राइस की, तो सेलिंग प्राइस को बताने के लिए एट लगाया करो, रुपए लगाओ और ए एल लगा करके फिर यूनिट लिखो। मतलब ये है, जैसे हमने ये कह दिया कि बनानास आर सोल्ड बाय द डजन, क्या लिखा, बनानास आर सोल्ड बाय द डजन। हमने कहा जो बनाना है वो दर्जन के हिसाब से बेचे जाते हैं, बाय द डजन, जो बनाना है वो दर्जन के हिसाब से बेचे जाते हैं। फिर हमने दूसरा लिखा कि बनानास, बनानास आर सोल्ड एट 50 रुपीज, एट 50 रुपीज अ डजन, सॉरी एट 50 रुपीज अ डजन। तो बनाना जो है 50 रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से बेचे जाते हैं। तो आपको ये चीज है कि किसी वस्तु का सेलिंग मेथड और किसी वस्तु की सेलिंग प्राइस, अगर सेलिंग मेथड की अगर कभी हम बात करें आपसे तो आप लिखना बाई द प्लस यूनिट, और सेलिंग प्राइस की बात करें तो एट उस आर एस को लगाना और ए एन लगा करके यूनिट लिखना। और क्या करना, ए एन लगा करके क्या लिखना, यूनिट लिखना। बात समझ में आए? अगर इतनी बात आप सभी को समझ में आ गई तो भाई टाइप नंबर 7 देखो क्या लिखा गया कि द शॉपकीपर वॉज सेलिंग बुक्स बाई ए किलो। गलत होगा, हमें लिखना चाहिए बाई द किलो। वन कैन बाय बुक्स एट आर एस 120 अ किलो, ऐसा आर एस 120 अ किलो देयर। ऑयल इज सोल्ड बाई द लीटर, मेथड सही है, मतलब बाई लगा है तो दा लगाओ, एट लगा है तो ए एल लगाओ। सुगर इज सोल्ड बाई द किलो, बिल्कुल सही है। एक्स आर सोल्ड बाई द डजन, बिल्कुल सही है, कोई गलती नहीं है। आगे इन सभी सवाल को देखो, इन सभी सवाल को एनालिसिस करने की कोशिश करो कि कहां पर ये सभी सवाल गलत है और कहां पर ये सभी सवाल सही है।
कहां पर ये सभी सवाल गलत है और कहां पर ये सभी सवाल सही है? देखो, हमने कहा बनानास आर सोल्ड एट Rs 40 रुपीज अ डजन, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। राइस इज सोल्ड एट Rs 30 रुपीज अ किलो, कोई दिक्कत नहीं है। क्लॉथ इज सोल्ड बाय द मीटर, मतलब कपड़े जो बेचे जाते हैं मीटर के हिसाब से बेचे जाते हैं, बिल्कुल कहना सही है, कोई गलती नहीं है। डीजल इज सोल्ड बाय द लीटर, बिल्कुल सही है, कोई गलती नहीं है। घी इज सोल्ड बाय द किलो कहना चाहिए, बाई लगा है तो दा लगाना, एट लगा है तो ए एल लगाना, आंसर करना क्या, बाय द किलो। घी इज सोल्ड बाय द किलो, घी जो है वो किलो के हिसाब से बेचा जाता है, घी इज सोल्ड बाय द किलो। जो घी है वो किलो के हिसाब से बेचा जाता है। चलो कर लिया आपने, आगे देखो। टाइप नंबर 8, देखो टाइप नंबर 8 की अगर भाई मैं आपसे बात करूं तो टाइप नंबर 8 ये है कि देखो, वर्ब तो वर्ब है ही, लेकिन अगर मान लो कभी वर्ब को नाउन बनाना है तो वर्ब के पहले भी आर्टिकल एन लगाया जाता है। जैसे अगर हम बात करें तो लाई क्या है, एक अपनी वर्ब है, झूठ बोलना, लेकिन अगर इसे नाउन बनाना है तो हम क्या लिखेंगे, टेल अ लाई, क्या कहेंगे, टेल अ लाई। अब हमने क्या कहते, ये एक फ्रेज है, मैंने फ्रेज डायरेक्टली लिख दिया, तो टेल क्या थी, अपनी वर्ब थी, और यहां पर अलाई क्या बन गया, इस वर्ब का ऑब्जेक्ट मतलब नाउन बन गया। मतलब किसी वर्ब को भी अगर नाउन बनाना है तो उस वर्ब से पहले अगर आप ए एन लगा दें तो वो वर्ब ही एक नाउन का काम करती है, इस बात को ध्यान रखना। जैसे आप एक बात और कहें, जैसे हम कहते हैं ना कि गो फॉर अ वॉक, आपने सुना होगा, गो फॉर अ वॉक, वॉक वास्तविक रूप से एक वर्ब थी, लेकिन ए एल लगा दिया तो भाई ये प्रेपोजिशन है, और ये इस प्रेपोजिशन का क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ। ये प्रेपोजिशन और ये इस प्रेपोजिशन का क्या हुआ भाई, ऑब्जेक्ट हुआ। तो हमने कह दिया गो फॉर अ वॉक, राइट। तो टाइप नंबर 8 में यही चीज है। देखो आसान सा है, आ जाओ समझ लेते हैं। हमने कहा दे हैड अ टॉक, हैड वर्ब है और इस वर्ब का ये ऑब्जेक्ट अ टॉक विथ हिम, बिल्कुल सही है। या फिर दे टॉक्ड विथ हिम, मतलब इन दोनों का मतलब सेम है, अलग अलग नहीं है। हमने इस वजह से लिखा कि दे हैड अ टॉक विथ हिम या फिर दे टॉक्ड विथ हिम, बिल्कुल सही है। वी वेंट टू हैव अपनी वर्ब है तो ये भी एक वर्ब है, इसे नाउन बनाना तो हैव अ स्विम, मतलब तैरने के लिए। आई वॉन्ट, वॉन्ट एक वर्ब है, ड्रिंक भी एक वर्ब है, तो नाउन बना आई वॉन्ट अ ड्रिंक। द बिजनेसमैन विल मेक ऑफर फॉर, विल मेक एन ऑफर, तो ऑफर भी एक वर्ब थी, विल मेक एन ऑफर फॉर दिस बिल्डिंग, एन ऑफर। एवरी वर्ड दैट द पॉलिटिशियन सेड इन द असेंबली वॉज अ लाई, वो क्या था, सब कुछ झूठ था। नाउन बनाना है, नाउन बनाने के लिए अब कुछ फ्रेजेस को मैंने आपको बता दिया कि भाई अगर ये कभी फ्रेजेस आएंगे तो मतलब नॉर्मली ऐसे ही होता है कि यही यही फ्रेज आपको एग्जाम में पूछा जाता है। नॉर्मली यही फ्रेज आपके एग्जाम से पूछे जाते हैं जो आप सभी के लिए क्या है, बहुत ही जरूरी है। यही फ्रेज आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, कौन कौन से सुनो। तो आप कहना मेरे भाई क्या, टेल अ लाई, झूठ बोलना, ऑफर अ ड्रिंक, ड्रिंक देना, मेक एन ऑफर, ऑफर देना, मेक एन एक्सक्यूज, आप इन्हें याद रखना, यही पूछे जाते हैं एग्जाम में। टेक अ लुक, एक नजर मारना, वांट अ ड्रिंक, ड्रिंक की चाह रखना, हैव अ कोल्ड, हैव अ कोल्ड ठंड है, गो फॉर अ वॉक, स्विम, विजिट, या इन अ हरी जल्दबाजी में, हैव अ चैट, टॉक, वर्ड, बाथ, स्विम, रेस्ट, ठीक है ना। गिव इट अ ट्राई, ट्राई ले लेना, गिव इट अ वॉच, देख लेना, हैव अ हेडेक, मतलब क्या, दर्द होना, हैव अ पेन, इन अ डिलेमा, इन अ टेम्पर, एट अ लॉस, have a sleep, in a fix, in a nutshell, have a quarrel, give a chance, और have a fever, in a race, take a risk। अब ये कुछ फ्रेजेज ऐसे हैं जो कि आपके सभी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, क्योंकि एग्जाम से पूछे जाते हैं इस वजह से बड़े इंपॉर्टेंट भी हैं।
आपके एग्जाम से पूछे जाते हैं, इस वजह से ये बड़े इंपॉर्टेंट भी हैं। तो आप सभी इन्हें, हमारा कहना है कि आप सभी ने जरूर याद रखें, क्योंकि है बड़े इंपॉर्टेंट ये, क्योंकि है बड़े इंपॉर्टेंट ये, तो आप सभी इन्हें याद जरूर रखें, ठीक है ना। आगे आ जाओ। टाइप नंबर 9 की मैं अगर आपसे बात करूं मेरे भाई, तो क्या होता है इसमें कि जब कभी अब्स्ट्रैक्ट नाउन को एक कॉमन नाउन बनाने का प्रयास किया जाता है, तो कैसे आपको होता है। तो जब कभी अब्स्ट्रैक्ट नाउन को एक कॉमन नाउन बनाया जाए, तो आप क्या करते हो कि आप दा लगाते हो, फिर आप क्या लिखते हो, आप उस नाउन को लिखते हो और इन लगाते हो, और इस नाउन के अकॉर्डिंग अगेन एक नाउन या प्रोनाउन लिखते हैं। इस केस में आप कहना, इस जैसे कहा जाता है ना कि द स्टूडेंट इन हिम, मतलब उसके अंदर का विद्यार्थी, कॉमन नाउन एक अब्स्ट्रैक्ट नाउन की तरह से। द स्टूडेंट इन हिम क्या कहा जाता है, द स्टूडेंट इन हिम, तो आप कहते हैं ना कि भाई उसके अंदर का विद्यार्थी, क्या कहते हैं, द स्टूडेंट इन हिम, उसके अंदर का विद्यार्थी। इस केस में आप सभी क्या कहते हैं भाई कि यहां पर आर्टिकल दा लगाया जाता है। जब किसी कॉमन नाउन एज एन अब्स्ट्रैक्ट नाउन, कॉमन नाउन के एक अब्स्ट्रैक्ट नाउन, जैसे कहा जाता है ना कि उसके अंदर की जो मां है वो मर चुकी है, मतलब द मदर इन हर, क्या कहते हैं आप सभी कि द मदर इन हर, उसके अंदर की जो मां है वो मर चुकी है। क्या कहते हैं आप सभी कि द मदर इन हर, उसके अंदर की जो मां है वो मर चुकी है। तो आपने क्या कहा इसमें, आपने ये कहा कि द मदर इन हर, उसके अंदर की जो मां है वो मर चुकी है। बात समझ में आया, क्लियर हुआ। अगर आपको ये बात क्लियर हुआ तो अब थोड़ा सा समझो। आप कहना कि स्टूडेंट इन सुशील इज स्टिल अलाइव, मतलब सुशील के अंदर का विद्यार्थी अभी भी जीवित है, तो क्या कहेंगे, द स्टूडेंट इन सुशील। द जज इन हिम, मतलब उसके अंदर का जो जज है, इज स्टिल अलाइव, वो अभी भी जीवित है, सही है। द स्टूडेंट इन हिम इज डेड, उसके अंदर का विद्यार्थी मर गया है। फिर फादर इन हिम वोक अप, उसके अंदर का पिता जाग गया, तो क्या कहना, द फादर इन हिम वोक अप। द मदर इन हर इज डेड, कहते हैं जब मान लो कोई माँ अपने बच्चे को बहुत ज्यादा पीट रही होती, तो कहते हैं ना यार उसके अंदर की जो माँ है ना, ममता है, वो लगता है मर ही गई है, उसके अंदर की जो ममता है वो लगता है मर ही गई है। तो द मदर इन हर इज डेड, तो आप कहना बिल्कुल सही, कोई गलती। फिर कहना कि मदर इन माई वाइफ क्राइड आउट, मतलब मेरे वाइफ के अंदर की जो मां है, ममता है, वो चिल्ला उठी, चीख उठी, तो क्या कहना कि द मदर इन माई वाइफ। द ब्रदर इन हिम, मतलब उसके अंदर का जो भाई है वॉज मूव्ड, वो मूव कर गया, वो नहीं बचा है, उसके अंदर का भाईचारे वाला नाता मूव कर गया, हट गया, चला गया, आप ये कहना चाहते हैं। द जज इन हिम अराउज्ड, हम कहते हैं ना कि भाई उसके अंदर का जो जज है वो जाग गया, उसके अंदर का जो जज है वो जाग गया। द जज इन हिम अराउज्ड, सही है। एन ऑफिसर, इसमें आपने एक स्टोरी में इंग्लिश में पढ़ा होगा ना, तो ये है वही है कि एन ऑफिसर इन हिम, उसके अंदर का ऑफिसर होता है ना कि बॉबी और जिम दोस्त रहते हैं, फिर 20 साल बाद मिलते हैं, वही वाली कहानी है। द ऑफिसर इन हिम प्रिवेल्ड अपॉन द फ्रेंड एंड जिमी गॉट बॉब अरेस्टेड, और जिमी ने बॉब को अरेस्ट कर लिया। स्टोरी पढ़ा होगा ना, अमेरिका की स्टोरी होती है, यूएसए की होती है, वही वाली स्टोरी पर बेस्ड ये पूरा सेंटेंस था। तो आप क्या लिखेंगे कि मतलब होता है ना कि यार वो सोचता है मेरा दोस्त है, मैं इसे अरेस्ट करूं कि ना करूं, अगर अरेस्ट कर लूंगा तो क्या होगा, नहीं अरेस्ट करूंगा तो क्या होगा। तो मतलब ये होता है कि अंत में क्या करता है कि वो जो कस्में खाए रहता है कि नहीं मैं ऑफिसर हूं, हमेशा ईमानदारी से काम करूंगा, तो वो अंत में ऐसे ही करता है कि उसको अरेस्ट कर लेता है, ठीक है ना, उसको अपने दोस्त को अरेस्ट कर लेता है। When she watched the movie, हमने कहा जब उसने मूवी देखा, इट अपील्ड टू अ मदर इन हर, तो गलत है, द मदर इन हर। आप क्या लगा लेंगे, द मदर इन हर। चलो आज के लिए फिर इतना ही, और इसके बाद हम लोग फिर आगे टाइप नंबर 10 से।
100 तक क्वेश्चन हो गए, इसमें टोटल 200 क्वेश्चन हैं। तो मान लीजिए कि 3 लेक्चर और होंगे, 3 से 4 लेक्चर और होंगे, तो फिर इसके बाद अपना ये लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा आर्टिकल। तो चलो ठीक है, बस आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, ओके, बाय बाय एंड गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। बाय बाय सभी को, बाय बाय, ठीक है ना। और आप सभी खुश रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें और पढ़ाई लिखाई करते रहें। किसी भी तरह की आप सभी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी, मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत होगी। बढ़िया चल रहा होगा, अच्छा चल रहा होगा। और आर्टिकल का ये 3rd नंबर का सेशन था, और इसके बाद जो भी अपने सेशंस होंगे वो भी इसी तरीके से बेहतर सेशन होंगे। बस आप सभी पढ़ना सीखो बढ़िया से। अगर आप पढ़ोगे तो एटलीस्ट आप बेहतर कर पाओगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को समझो, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को पढ़ो। जो चीज़ समझ में ना आए तो आप डायरेक्टली कॉन्टेक्ट कर सकते हो, ओके।